हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज भाग 2 के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। इसमें नागार्जुन द्वारा रचित 2 कविताओं का संकलन है। पहली है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी फसल। तो चलो पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी व्याख्या। सबसे पहले पढ़ते हैं कवि नागार्जुन का जीवन परिचय। तो इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र और इनका जन्म स्थान बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में है। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में था और मृत्यु सन 1998 ईस्वी में हुई थी। इनकी मुख्य रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस आदि है। इनकी भाषा हिंदी और मैथिली रही है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्यतः हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार रहा है। नागार्जुन रचनावली को 7 खंडों में संपूर्ण कृतित्व प्रकाशित है। ये जीवन परिचय के बाद अब पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो यहाँ नागार्जुन द्वारा रचित 2 कविताओं का संकलन है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। तो यह दंतुरित मुस्कान में कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। बच्चे की मुस्कान को अमूल्य माना गया है। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर हृदय को भी पिघला देती है। और दूसरी कविता है फसल, जिसमें कवि ने अनेक तत्वों का उल्लेख किया है, जिसकी मदद से फसल की उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति में किसान की भूमिका और उसकी मेहनत को बताने के साथ साथ मिट्टी, जल, सूर्य, हवा आदि सभी के योगदान को भी बताया है। प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग का ही परिणाम फसल है। अब इन दोनों कविताओं को आगे डिटेल से पढ़ते हैं। पहली कविता का पहला काव्यांश है, जिसे हमने भागों में विभाजित किया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो यहाँ गात से आशय है गाल और जलजात से आशय है कमल का फूल। तो यहाँ कवि बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान के बारे में बता रहा है। यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है। जैसे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश भी उसे दिखाई दे रहा है। वह कहता है, हे बालक, तुम्हारे नए नए दांतों की मनमोहक मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से निराश और उदासी लोगों के हृदय भी खुशी से खिल उठते हैं। यहाँ मृतक से आशय उदासीन और निराश लोगों से है। अगली पंक्ति है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इसमें कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस गाल को धूल से सना हुआ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ पाषाण से आशय है पत्थर और परस होता है स्पर्श। तो इसमें कवि कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा, यानी कि तुम्हारा इतना त्वचा का स्पर्श मुलायम है कि जिसे छूकर पत्थर भी जल बन जाए। इसमें आशय कवि का यह है कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी कि पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने भी जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो वह अपनी कठोरता को छोड़कर नर्म हृदय वाला बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसमें कवि कहते हैं कि तुम्हारी त्वचा का स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे, अर्थात नीरस मन में भी वात्सल्य की धारा बह निकली। अगला काव्यांश है ये, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर।
तो इसमें शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता है और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। यहाँ अनिमेष से आशय होता है लगातार या एकटक। तो कुछ समय देखने के पश्चात कवि कहता है, तुम मुझे नहीं पाए पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितनी देर तक तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? थक गए हो, आंख लूं मैं फिर? इसमें कवि कहता है, कहीं तुम थक तो नहीं गए हो इस तरह देखते देखते, और अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, फिर तुम आराम कर सकते हो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो यहाँ आगे कवि कहते हैं कि अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो क्या हुआ, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम का काम न करती। तो आगे लिखा है, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हें जान पाता नहीं कि तुम्हारी इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलता अगर तुम्हारी माँ हमारे बीच में माध्यम का कार्य नहीं करती तो। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तो यहाँ कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, तुम्हें तो एक दूसरे का साथ मिला। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, परंतु मैं तो हमेशा बाहर ही रहा, इसलिए मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, तो यहाँ मधुपर्क से आशय है पंचामृत। पंचामृत अर्थात जिसमें घी, दूध, चीनी, शहद, दही 5 चीज़ों का समावेश हो। तो तुम्हारे लिए माँ के अंगुलियों की ही आत्मीयता है जिसने तुम्हें पंचामृत पिलाया। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी तंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो कवि कहता है कि इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती है, आंखें चार होना यानी कि आंखें मिलना। जब बच्चा कवि को तिरछी नज़रों से देखता है, कनखी मार के देखना यानी तिरछी नज़रों से देखना, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, यह मेरे मन को मोह लेता है। और उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। अब यह है नागार्जुन द्वारा रचित अगली कविता फसल, जिसका पहला काव्यांश है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और किसान दोनों का ही बराबर सहयोग होता है। इसलिए फसल को पैदा करने में सिर्फ एक दो नदियां ही नहीं बल्कि अनेक नदियां अपना पानी देकर उसकी सिंचाई करती है। आगे है, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो सिर्फ एक दो मनुष्य का ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों की मेहनत लगती है। अगली पंक्तियां हैं, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो और एक दो खेतों का ही नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, तब मिट्टी उपजाऊ होती है और खेतों में फसलें पैदा होती है। दूसरा काव्यांश है, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा व संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें पंक्तियों में कवि हमसे ही प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है। तो कवि खुद ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों के पानी का जादू है।
और वह लाखों करोड़ों मनुष्यों के द्वारा की गई मेहनत का फल है। भूरी और कांदली संदली मिट्टी का फसल एक गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया था, और सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप है जिसमें फसलों को रोशनी मिली। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का, तो यहाँ रूपांतर से आशय हो गया बदला हुआ रूप। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, तो यहाँ फसल को पैदा होने में हवा का भी समान सहयोग रहता है। इस तरह से सबके सहयोग से और मेहनत से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, नागार्जुन की दोनों कविताएं दिल को छू लेने वाली है। सरल, सहज और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग ने कविताओं को अत्यधिक सुंदर बना दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।